नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने भूगोल भारत का भूगोल से संबंधित ये क्लास रहेगी। और ये आपकी XYZ कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, आप ये सभी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा रहा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया हुआ आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो चलो अधिक देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्षेत्रफल पहला टॉपिक रहेगा हमारा। क्षेत्रफल इंडिया का क्षेत्रफल किस प्रकार का है वो देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी खाली ऑप्शन दे रखे हैं। संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 70% जनसंख्या है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति की 70% जनसंख्या आपके भारत में निवास करती है। इसका विस्तृत डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 2,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त स्तरीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और UNFPA द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व के लगभग 17.78% जनसंख्या, लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। अतः वर्तमान संदर्भ में निकटतम संख्या ऑप्शन नंबर सी के अनुसार सही है। दूसरा प्रश्न अक्षांशी विस्तार से है। अगला टॉपिक हमारा अक्षांशी विस्तार से है। पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में ऐसे किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। और किससे नहीं गुजरती है? यहाँ राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा। मित्र पर गमछा झार मतलब 8 राज्यों से गुजरती है, तो उड़ीसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों गलत पूछा जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। विस्तार, भारत का विस्तार कितना है यहाँ पे आपको बताना है। विस्तार 37 अंश 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर, और ये 8 अंश 6 मिनट 28 सेकंड के दक्षिण में। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री या मिनट का 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, अतः स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न तीसरा है इसमें, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में भोपाल नहीं, उत्तर में तो भोपाल तो दक्षिण में है। आइजोल, रांची, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दिए गए विकल्पों में जो दिए गए विकल्प हैं, दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर हैं। अगला अगला टॉपिक आपका मानक समय रेखा जो है, मानक समय कितना होता है वो उससे संबंधित टॉपिक है। ग्रीनविच
माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय रेखा IST कितना आगे है आपके, ये कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे। समझ लेते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा जो है माध्य समय से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में 82.5 अंश ईस्ट देशांतर का मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 अंश है और ग्रीनविच रेखा के रूप में मानी जाती है। यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दूसरा प्रश्न इसमें है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय समय मानक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ग्रीनविच माध्य समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर कितना है? तो ये कितने घंटे का अंतर है? तो 5 घंटे का अंतर है यहाँ पे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, किस पठार पर कर्क रेखा तथा दक्षिण भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो है आपके बघेलखंड के पठार में आके काटती हैं। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपकी मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी मानक समय रेखा, और कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है। अगला टॉपिक है हमारा, सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा, आपके रेड क्लिफ ये पाकिस्तान से लगती है। इंदिरा पॉइंट डुरंड रेखा, ये अलग अलग नाम है। आगे पढ़ते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा कहलाती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती हैं? आपके बताना है। म्यांमार के साथ में पूछी जा रही हो तो म्यांमार के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हाँ करता है, असम, मणिपुर, मिजोरम नहीं। यहाँ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है। नागालैंड आपका अरुणाचल म्यांमार के साथ में नागालैंड की सीमा 215 किलोमीटर की, मणिपुर की 398 और मिजोरम की 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि जिसकी लंबाई 4096.70 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा
बनाने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा हैं। ये ऑप्शन ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला टॉपिक हमारा भौतिक विभाजन रहेगा। भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन किस प्रकार के हैं, इससे संबंधित टॉपिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। ये बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, गलत। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, बिल्कुल सही है। एक पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ग्रेट हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 3 सही हो जाएंगे, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी की रचना एक भिन्नत्व में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। पहला और चौथा तो होगा ही होगा इसमें। यहाँ पे चौथा नहीं है। 1, 2, 3 ये सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसे पढ़ लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वह सराई लायर है। यह एक लहरदार पठारी उच्चभूमि है जो भ्रंशान के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। यह संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन पठार का ही विस्तृत रूप है, अतः पहला ऑप्शन सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की भिन्नत्व में हुई है, अतः ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। एडवर्थ तो एस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त फॉर डीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नित की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विस्तृत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च भूमि और मैदान महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत मैदान। ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। पहले 3 आएगा तटीय मैदान, फिर आएगा केंद्रीय उच्च भाग, फिर दूसरा आएगा महान मैदान और उत्तरी पर्वत। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम निम्नलिखित है। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भूमि, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। चौथा प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका था भाग? टेथिस का, गोंडवाना लैंड का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पेंजिया का गलत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यह विशाल महाद्वीप जुरासिक से क्रेटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। 5वां प्रश्न है, दक्षिणी
प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है? गोंडवाना लैंड का, लॉरेंसिया का और अंटार्कटिका महाद्वीप का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश की बात कर रहे हैं और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आएगा यहाँ पे काराकोरम आएगा, पहले आएगा काराकोरम आएगा, फिर आएगा लद्दाख आएगा आपका, फिर चौथा आएगा जास्कर, फिर पीर पंजाल। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तीसरा प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में और मेसोजोइक में, सैनोजोइक में। शिवालिक का निर्माण सैनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सैनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के मुख्यतः प्लायोसीन युग में 5.33 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा का, विंध्याचल का, पूर्वी घाट का, शिवालिक का। डी ऑप्शन हो जाएगा, शिवालिक का। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। ध्यातव्य है कि हिमालय को निर्माण की आयु या वलयों की तीव्रता के आधार पर 3 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। बृहद हिमालय, महान हिमालय जिसे कहते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, बाह्य उप हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है कितना है? 30%। कितना है? 30%, 27, 40, 30% है। भारत की कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा लगभग 29/30% है। कुल भूमि क्षेत्र में पठारी भाग लगभग 28% तथा मैदानी भाग लगभग 43% है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है क्या है? गारो पहाड़ियाँ आपके मेघालय में, नागा पहाड़ियाँ, नागा पर्वत या खासी पहाड़ियाँ, ये गारो खासियाँ मेघालय में, और नामचा बरवा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहद हिमालय के हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे ऊंचा पर्वत है, नामचा बरवा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल। डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल जो है इसे टनल को पार करती है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला के लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क
सीमा सड़क संगठन के अधीन कराया गया। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर्स रोड्स ने इस टनल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है आपके यहाँ पे 8.02 9.02 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला किन के स्थान को जोड़ेगा आपको बताना। मनीला को जम्मू से, मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से, श्रीनगर को लेह से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जोजिला सुरंग भारत के केंद्रीय प्रशासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के दास तथा जम्मू कश्मीर के गंदारबल जिले के सोनमर्ग के मध्य निर्माणाधीन एक सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर, कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। डी ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? विंध्याचल श्रेणी, हिमालयी श्रेणी, अरावली श्रेणी या पूर्वी घाटी श्रेणी? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर में पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं आपको बताना है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ और कार्डमम पहाड़ियाँ, सेवरॉय की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कन्याकुमारी के सटीक कार्डमम की पहाड़ियाँ मिली हुई हैं। यहाँ देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है और जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं उसे नीलगिरी। सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पर्वत है। अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटीक हैं। तीसरा प्रश्न है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ मिलती हैं कहाँ मिलती हैं? ये अनाईमुडी में या कलसुवाई में या डोडाबेटा में या पुष्पगिरी में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनाईमुडी में। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूरब की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है? ये पालनी की पहाड़ियाँ, अनाईमुडी की पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मतलब पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस पहाड़ी पे मिलते हो कौन सी पहाड़ी है वो? आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंट्स भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई डोडाबेटा, जो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई जो है डोडाबेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर की तल में मुंबई से पश्चिम पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। यह पर्वत का नाम रखा गया, क्या रखा गया है? कैलाश सेकंड या रमन सागर पर्वत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमन सागर पर्वत रखा गया है इसका नाम। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने तीन समुद्र पर्वतों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरी पूर्वी अरब सागर में तथा तीसरी मुंबई 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इनमें से अरब सागर में खोजे गए एक पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रमन सी माउंट रखा गया है। अन्य दो का नाम पन्नेकर और बाडिया के नाम पर रखा गया। 7वां प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र पर कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलगिरी नहीं। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहां मिलन बिंदु तो नीलगिरी है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स पश्चिमी घाट में ही स्थित पहाड़ियां हैं। नीलगिरी में पश्चिमी घाट में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स ये घाटियां पश्चिमी घाट की हैं। और अगला टॉपिक हमारा पर्वत चोटियां हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट केटू। भारत की पूछी जा रही है, भारत की, तो माउंट केटू हो जाए। गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा नहीं है, नंदा देवी नहीं, एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम शिरडी में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केटू। कंचनजंगा भारत में स्थित है, भारत की माउंट केटू हो जाएगा। एवरेस्ट तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर ऊंचा है। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत। ऑप्शन नंबर ए धौलागिरी ये भारत में स्थित नहीं है। नंगा पर्वत और कामेत ये भारत में स्थित है। धौलागिरी पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अब अधिकृत क्षेत्र जिसे पीओके कहते हैं में स्थित है, जबकि कामेत शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में एक सुपरिचित नाम है। खेल कूद में, संगीत में, नृत्य में और पर्वतारोहण में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल जो है एक पर्वतारोही थी। वर्तमान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नुकरी ग्राम में 24 मई 1954 को जन्मी बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट के शीर्ष शिखर पर अपनी विजय पताका फहराई थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? पहले तो बछेंद्री पाल थी, दूसरी संतोष यादव थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संतोष यादव। हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अधिकारी रही संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर में 2 बार अगला टॉपिक देखते हैं हम, हिम रेखा और हिमनद। पहला प्रश्न है इसमें, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 43 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिण में लगभग 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय औसत हिमरेखा 58 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 43 मीटर पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? गंगरी है या बतुरा है या हिस्पर है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बतुरा। दिए गए विकल्पों में बतुरा हिमनद 57 किलोमीटर हिमालय के सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम में काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्ट स्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम हिमरेखा है? भूमध्य रेखा की, हिमालयी क्षेत्र की, अल्पास क्षेत्र की? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्पास क्षेत्र की। हिमरेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर स्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहां सामान्यतः वनस्पति नहीं उगती। दिए गए विकल्पों में अल्पास क्षेत्र की हिमरेखा न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे स्टार दे रखा है। यहाँ पे 6500 मीटर, 7500, 5500 और 4500। किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है हिमरेखा ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के अलग अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमरेखा नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। लेखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? लेखापानी पूछा जा रहा है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे दिए गए प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में लेखापानी दर्रा स्थित है, न कि लेखापानी हिमनद। अगला टॉपिक हमारा पठार का रहेगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, जैसे इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में या सेनोजोइक महाकल्प में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है सेनोजोइक कल्प में है। हिमालय सहित भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों, सिंध और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं होगा। दंडकारण्य भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का छोटा भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये भुवन पहाड़ियाँ या गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या जयंतिया पहाड़ियाँ? ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है।
वन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का जो पूर्वी हिमालय का अंश है। हालांकि गारो खासी जयंतियाँ हिमालय पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। चौथा प्रश्न इसमें है, माल मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ये तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, फिर में से कोई नहीं। ये मालनाड का पठार जो है आपके कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। मालनाड पठार क्षेत्र का संबंध दक्षिण भारत में कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों को कवर करता है। अगला टॉपिक हमारा तटीय भाग भारत की तटरेखा से रहेगा। भारत की तटरेखा है 6200, 6100 या 5985 या 6175 किलोमीटर। तो इसमें से ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे भारत तीन ओर से समुद्र रेखा से घिरा हुआ है। इसकी तट रेखा 7516 कितना 7516.6 किलोमीटर लंबी थी और नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट रेखा कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 जैसे कि यूएनसी लॉ LOS 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अनुसार प्रत्येक तटीय क्षेत्र एक प्रादेशिक समुद्र रेखा का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा। ये देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे के समुद्र तल और उपमृदा पर संप्रभुता का प्रयोग करेंगे। अरब के महाद्वीप, अगला टॉपिक है अरब के महाद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ये दक्षिण पश्चिम भारत में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित एक एटॉल महाद्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? यहाँ पे 36, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के उच्च तट दक्षिण पश्चिम से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चैट तल और दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं और मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कवरती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोथ अथवा एंडरोथ है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति का है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति पाई जाती है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैम्बेज की खाड़ी। कैम्बेज या खम्बात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती।
अगला टॉपिक हमारा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। उत्तराखंड का भारत का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ सीमा नहीं साझा करता है। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत सीमा दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी है? ये ऑप्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर पूरब और उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूरब में छत्तीसगढ़ और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरता है, कहाँ से गुजरता है भाई? गुजरात का अंग या महाराष्ट्र का अंग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल रीजन अवस्थित है आपका बिहार में, झारखंड में। भी ऑप्शन सही हो जाएगा झारखंड में। पाट अंचल या पेट रीजन छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में समतल शीर्ष वाले पठार भाग पाटे पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। 5वां प्रश्न ये है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन झारखंड में सही हो जाएगा। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। मद्रास का नाम वर्ष 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा रामेश्वरम तमिलनाडु का भाग है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही कौन सा अवरोही क्रम है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से कीजिए। अवरोही क्रम सबसे बड़ा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पहला। मध्य प्रदेश तीसरा आएगा। पहले 3 2 ऑप्शन में ए और डी, फिर दूसरा 1 और 4। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पहले आपके मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, फिर आएगा बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार है। मध्य प्रदेश का राज्य है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, इसका 3,08,252 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 2,40,928 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 1,60,205 किलोमीटर। बिहार 94,163 किलोमीटर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा। क्षेत्रफल के संदर्भ में 4 शीर्ष राज्य आपके। राजस्थान पहले स्थान पे आएगा आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र आपका 3,77,013 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश आपका
2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम असम की अगर बात करें तो बी ऑप्शन सही से हो जाएगा, जहाँ पे 7 स्टेट। 7 सही हो जाएगा यहाँ पे। असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है। असम जो उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सेवन सिस्टर कहलाने वाले स्टेट हैं। 11वां प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जिला पूछा जा रहा है। लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए विकल्प जिलों का कुल क्षेत्रफल आपका इस प्रकार का है। लेह का क्षेत्रफल आपका 45,100 किलोमीटर, कच्छ का गुजरात का 45,674 किलोमीटर, जैसलमेर का 38,401, बाड़मेर 28,387। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गो गोधरा या बड़ोदरा या गांधीनगर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर पूर्व भारत के मेघालय में स्थित शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, अतः निकटतम उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रजाति या जनजातियां। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजातियां मुख्यतः कहाँ के संकेंद्रित हैं? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। कौन सा? दक्षिण भारत। द्रविड़ीय प्रजातियां मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ित भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ीय प्रजातियों के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरियाणा में कोई जनजाति समुदाय नहीं रहता है। महाराष्ट्र में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कर्नाटक में भी रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई। गड्डी लोग निवासी हैं। गड्डी लोग निवासी कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। गड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। बोडो निवासी गारो पहाड़ियों के, संथाल परगना के या
अमेजन बेसिन के मध्य प्रदेश के, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बोडो निवासी जो हैं गारो पहाड़ियों के हैं। बोडो जनजाति एक नरजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो दिए गए विकल्पों में भारत को गारो खासी में पाई जाती है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है। गारो जनजाति आपकी ये असम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है या मेघालय की है। गारो खासी जनजातियाँ आपकी मेघालय में मिलती हैं, तो ये जनजातियाँ भी मेघालय की हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार गारो जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी सही होगा, मेघालय। भील जाति यहाँ पाई जाती है असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भील जनजाति जो पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान राज्यों में अधिवासित हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील आपके गुजरात में नहीं, भील आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है। हाँ सॉरी, ये भील जनजाति गुजरात में सही है और गद्दी हिमाचल प्रदेश में सही है। कोटा तमिलनाडु और टोडा केरल में ये जनजाति गलत है। टोडा जनजाति केरल में है, ये गलत है। दिए गए विकल्प ए भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा इत्यादि। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कोटा तमिलनाडु, कर्नाटक। टोडा तमिलनाडु, कर्नाटक। टोडा जनजाति केरल की नहीं है। भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? ये सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है और समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में स्थित है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, मतई। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। ये राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। कुकी एक जाति समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं। अपवाह तंत्र की अगर बात करें, गंगा नदी तंत्र, गंगा के मैदान को एक एक्स के रूप में वर्णित किया गया है। पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिन क्लाइन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। गंगा के मैदान को एक जियोसिन क्लाइन या भूसन्नित गर्त के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। दूसरा प्रश्न है इसमें, गंगा के जलोढ़ मैदान की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 6000 मीटर तक। गोल्ड हम के अनुसार गंगा के जलोढ़ मृदा की अधिकतम गहराई 15,000 से 20,000 फीट या 4572 से 6096 मीटर है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवप्रयाग। अलकनंदा नदी के मार्ग में 5 प्रमुख संगम स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इन पंचप्रयागों के नाम विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और देवप्रयाग वही स्थान है जहां भागीरथी अलकनंदा नदियां मिलती हैं।
यहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलकर एक हो जाती हैं, आगे गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं। गंगा नाम से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? ये ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग में। ऋषिकेश में नहीं, हरिद्वार में भी नहीं, रुद्रप्रयाग में भी नहीं। भारत की सबसे बड़ी बाहर नदी कौन सी है? आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी। महानदी नहीं है, महानदी गोदावरी दक्षिण भारत की है, नर्मदा नहीं है। गंगा नदी की लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की 1465 किलोमीटर दक्षिण भारत की है, नर्मदा भी दक्षिण भारत की है 1312 किलोमीटर, महानदी भी दक्षिण भारत की 851 किलोमीटर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल या दक्षिणी कोयल या बराकर, इनमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन है उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराक नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकल कर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचले गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी के बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। अतः इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे, यहाँ अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? जैसे सुबनसिरी या बेससिरी या मानस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका अपवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, मानस और बेलसिरी, बुरोई, बेकी आदि। दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो श्रीरंगम द्वीप या माजुली द्वीप भी ऑप्शन सही हो जाएगा। माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। माजुली असम की ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में माजुली का नाम दर्ज है। तीसरा प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र या महानदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों के स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्र की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानस नदी जो है उपनदी है ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक उपनदी है। अगला टॉपिक हमारा दक्षिण भारत की नदियां देख लीजिए।
कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या ब्रह्मस द्रोण से होकर बहती है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा की ये दक्षिण उत्तर भारत की नदियां हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण इसमें जलोढ़ और डेल्टाइक निक्षेप का अभाव रहता है। दूसरा प्रश्न है, सोन नर्मदा और महानदी निकलती हैं पालूम पहाड़ी से या अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। अरावली हटा दीजिए यहाँ पे, स्टार है इस पे। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है, जबकि महानदी का उद्गम सिलबसा पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी का है। सोन नदी और नर्मदा का तो अमरकंटक से होता है, बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महानदी का छत्तीसगढ़ से होता है, इसमें से कोई नहीं होगा। पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदी रिवर है नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती ये वेस्टर्न की ओर बहती हैं। भारत में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, ये है नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी का कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये कावेरी नदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी रिवर जो है कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 8000 ये 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह पुहार के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है और पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यहाँ यह श्रीरंगपट्टनम या शिव समुद्रम या रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। 5वां प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बागमती या घाघरा, गंडक या कमला। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है और महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव और ईव मांड आदि प्रमुख नदियां हैं। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ये पूर्व की ओर गंगावली, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं। ये तो सारी होती हैं। गोदावरी, कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा की। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां आपकी कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा या तुंगभद्रा, मूसी आदि प्रमुख नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी द्रोणी की विशेषता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 1 और 3। प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्रवाहित करती हैं, सही है। ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं और अभी भी युवावस्था में हैं, गलत। ये युवावस्था में नहीं है, ये वृद्धावस्था में है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन नदियों में छोटे बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र हैं। 1 और 3 सही हो जाएंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांश मौसमी हैं, अर्थात इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ये नदियां मुख्यतः वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां प्राचीन पर्वतों, पठारों से होकर बहती हैं
और ये अपने प्रौढ़ावस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी की। महानदी कृष्णा की नहीं है, दामोदर। ये दक्षिण भारत की सारी नदियां हैं। इसमें भी दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती और सबरी हैं, जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियों में प्रवरा, मंजरा और प्राणहिता, पूड़ा पूड़ा इत्यादि शामिल हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये राजमहल पहाड़ियाँ या महादेव की पहाड़ियाँ या मकालू की पहाड़ियाँ या मैकाल की पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा। मैकाल श्रेणी। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक रखते हैं अब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को प्यार देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।